Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra। प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था पार्ट वन में अल्टरनेटिंग करंट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। एवरेज करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बताया था, रूट मीन स्क्वायर करंट को हमने कैलकुलेट कराया था, ठीक है। और एसी डीसी से क्यों डेंजर होती है उसका हमने कॉन्सेप्ट दिया था आपको, ठीक है। ये जो आप प्रीवियस क्लास में पार्ट वन अल्टरनेटिंग करंट होगा उसको आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो आज की क्लास है, इस क्लास में आपको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब होता है तो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में क्या डिफरेंस है, फिर इनके कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, LRCR, LCR सर्किट, आज की क्लास में ये डिफाइन करेंगे। इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है उसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। रेजिस्टिव सर्किट है, कोई भी रेजिस्टिव है जहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्योर रेजिस्टेंस, इसमें ना तो इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, प्योर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिव सर्किट की अगर आपको सभी फीचर पता चल जाएंगे तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट का है उसको आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो आप प्योर सर्किट देख लीजिए, प्योर आर का, प्योर एल का और प्योर सी। इसके लिए आप फेजर डायग्राम और फेज वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, फेज कौन सा लेग बिहाइंड है और कौन सा लीड है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इससे आपको सभी सर्किट में कोई भी कैलकुलेशन हो आप कर लेंगे। तो आते हैं सर्किट डायग्राम पे। इसका जो सर्किट डायग्राम है, हमने क्या किया है, प्योर रेजिस्टेंस लगाया है टर्मिनल पॉइंट, और इसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज दिया है। करंट I फ्लो कर रहा है और इस टर्मिनल पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज होगा टर्मिनल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट, इसका सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम में आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले करंट, तो करंट तो आप जानते हैं, सर्किट प्योर रेजिस्टेंस की सर्किट में करंट क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। क्योंकि जब इससे पहले हमने सर्किट डायग्राम पार्ट वन क्लास में हमने बताया था, तो वहां पे हमने ट्रेसिंग दिखाई थी दोनों के लिए, तो ओमेगा टी क्यों हो जाता है इसका एंगल, तो वो भी हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इसके बाद पीक वैल्यू आती है, तो V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई, तो इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट अपॉन R, V नॉट अपॉन R, जो इसका पीक वैल्यू हो जाएगी। वैसे वोल्टेज V है लेकिन इसकी वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है V नॉट। पीक वैल्यू आप समझ गए, क्योंकि इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, तो इसकी पीक वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं V नॉट। तो इसकी जो पीक वैल्यू हो जाएगी आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। फेज डिफरेंस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है, प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट है जहां पे रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वहां पे फेज डिफरेंस, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज, कोई भी इनमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए जब सेम फेज में होंगे वोल्टेज करंट के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक्स वाई प्लेन में हमने इनको डिफाइन किया है, तो वोल्टेज भी और करंट आई के बीच में क्या होगा, सेम फेज है, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सेम फेज के लिए फाई इक्वल टू जीरो। रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस जो निकालते हैं वो फाई इक्वल टू होता है जीरो, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा फाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। याद रखेंगे, एक एक टर्म आपको कैलकुलेट करना है, और जब आप सभी टर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको खुद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से इसको कर लेंगे सर्किट को। इसके बाद पावर फैक्टर निकालते हैं। तो हमने पावर फैक्टर पार्ट वन क्लास में हमने पावर फैक्टर का फार्मूला बताया था, दो तीन तरीके से पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमने एक टर्म बताया था कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या निकालते हैं, अगर फाई एंगल आपको पता है तो कॉस फाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉस फाई यहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो पावर फैक्टर कॉस फाई हो जाएगा, फाई की वैल्यू जीरो है, क्या वैल्यू है, जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो पावर फैक्टर इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट कितना आता है, वन यूनिट होता है पावर फैक्टर।
इसके बाद पावर, पावर P इक्वल टू होती है वी आई। तो रूट मीन स्क्वायर पावर जो निकालते हैं वी आर एम एस और आई आर एम एस, वी आर एम एस और आई आर एम एस, यही तो सप्लाई आती है अपने घरों में। आर एम एस जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, उसी को तो अपने सर्किट में जो हमारे यहाँ वायर होते हैं डोमेस्टिक में घर पे, तो उस वायर में जो 220 वोल्ट होता है वो आरएमएस होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की। तो यहाँ पे वी आरएमएस आई आरएमएस क्या हो जाएगा, इस जगह पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको लिखते हैं वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा। इसके बाद आपको टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है, टीडी। टाइम डिफरेंस को क्या कहते हैं, टीडी। टाइम डिफरेंस जो कैलकुलेट करेंगे इसको बोलते हैं टी अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस आपका कितना आया यहाँ पे, टी अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस यहाँ क्या है, 0। तो टाइम डिफरेंस जो आ जाएगा इसमें टी इक्वल टू 0। फाई की वैल्यू क्या है, 0। तो टाइम डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब आपसे बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम। जो इसका फेजर डायग्राम तो आपने देख लिया, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे इसको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज और करंट बोथ सेम फेज, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो जैसे आपने वोल्टेज के लिए ये वैल्यू दी, वोल्टेज और करंट आई, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने वोल्टेज का पीक यहाँ पे दे दिया, ये वोल्टेज V है, इसी में हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया करंट को, ये करंट के लिए हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेम फेज में है तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा तो 0 से भी रहेंगे। तो इनका सेम फेज का डायग्राम है। सेम फेज के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा दोनों के, करंट और वोल्टेज, करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों सेम फेज, फेज क्या है दोनों के, सेम। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट से इसको कनेक्ट किया है सर्किट को। ये इसका सर्किट डायग्राम है। फेजर डायग्राम हमने कैसे बनाया, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ये फेजर डायग्राम है, इसलिए फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होता है, 0। इसके बाद आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, सेम फेज में है, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि फेज डिफरेंस है नहीं, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट पीक वैल्यू आपने कैलकुलेट की, फेज डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, पावर आपने कैलकुलेट कर ली और टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर सर्किट का, आपको याद रखना है। बस आपको ये रखना है कि करंट और वोल्टेज क्या है, सेम फेज में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बोर्ड पे ये नोट है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। इंडक्टिव सर्किट आयल सर्किट है, इसी को हम इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, और इसको लो पास सर्किट भी बोलते हैं। लो पास फिल्टर की तरीके से बिहेव करता है, ये बताएंगे अभी। तो आपने सर्किट डायग्राम देखा, यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, वी है। वोल्टेज आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना अप्लाई किया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट से जो वोल्टेज होता है वो लीड कंडीशन में होता है, कितना, लीडिंग टू करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। मींस करंट से जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है, कितना, पाई बाई 2। फेज एंगल जो कितना दिएगा, पाई बाई 2। अगर हम करंट वोल्टेज के बीच इसका डायग्राम दिखाते हैं तो वोल्टेज V इन इंडक्टिव सर्किट और करंट I, इनके बीच 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं पाई बाई 2। क्या कहते हैं, पाई बाई 2। या वोल्टेज इस पे ले रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, लेग बिहाइंड। करंट क्या होगा, लेग बिहाइंड। वोल्टेज अग्रगामी होता है और करंट क्या होता है, पश्चगामी। लेकिन एक टर्म में जब करंट हमने लिया लीनियर तो वोल्टेज उससे कितना है, 90 डिग्री चेंज हो गया। ये क्या है, लीड टू करंट बाई पाई बाई 2। फेजर एंगल कितना है, पाई बाई 2। जब लीडिंग कंडीशन में वोल्टेज रहता है करंट से, तो इसका जो करंट हो जाएगा इस सर्किट में, तो करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
और वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें दो इक्वेशन आपको लिखे दिख सकते हैं। कभी कभी आपने जैसे लिखा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहीं पे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये केवल इस टर्म में लिखा रहेगा। इसमें दो तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। एक वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो V इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। या फिर इससे माइनस कर देंगे या फिर इसमें प्लस कर देंगे, तब आप इसमें एंगल माइनस नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे प्लस करेंगे तो साइन इक्वल आई इक्वल टू जो करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये दोनों इक्वेशन इसके लिए लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना, वोल्टेज को लीड दिखाना है एक कंडीशन में, या तो वोल्टेज आप लीड दिखा देंगे तो आप ये बन जाएगा पहला इक्वेशन। और अगर करंट को आप क्या देखेंगे, लेग बिहाइंड दिखाएंगे, पश्चगामी दिखाएंगे करंट को, तो इक्वेशन ये बन जाएगा। वोल्टेज अग्रगामी होता है 90 डिग्री और करंट क्या होता है पश्चगामी, लेकिन एक टाइम में एक ही टर्म को यूज करेंगे। ये नहीं है कि वोल्टेज को भी आपने दिखा दिया 90 डिग्री और करंट को, तो वो चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसमें तो करंट आपका ये वोल्टेज जो करंट इक्वेशन है वो हो जाएगा गलत। जब वोल्टेज को V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे तभी इसमें फेज चेंज रखेंगे माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये क्या करता है, लेग बिहाइंड होता है करंट। और वोल्टेज क्या होता है लीडिंग कंडीशन में, तब करंट को आप फेज में लेंगे, तब यहां से लीड कर रहा है तो 90 डिग्री पाई बाई टू एंगल क्या होता है, अग्रगामी होता है लीड कंडीशन में, तो इसमें जुड़ जाता है और लेग बिहाइंड में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टर्म में एक ही इक्वेशन को आप शो करेंगे, दोनों इक्वेशन शो करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जो इंडक्टिव सर्किट है इसकी पीक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर्किट में करंट वी नॉट अपॉन, जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो वहां पे एक रिएक्टेंस होता है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। वो क्या करता है, अपोज द करंट, जैसे रेजिस्टेंस अपोजिशन करता है करंट का, उसी तरीके से इंडक्टिव सर्किट में। तो यहां पे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, जो इंडक्टर है ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको रिएक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा है। वी नॉट की वैल्यू क्या, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। लीनियरली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होता है लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू या एफ, जो भी लिखते हो आपकी बुक में जो रिप्रेजेंटेशन हो उसको नोट कर सकते हैं। न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई इंडक्टर, जो इंडक्टर आपने लगाया है वो इंडक्टिव सर्किट में एल लगा दिया है, तो ये इंडक्टर है, तो ये करंट इसमें हो जाएगा इस सर्किट का, ठीक। अब आपकी यहाँ पे भाई फेज डिफरेंस क्या है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कितना फेज चेंज आ रहा है, पाई बाई 2, वही तो है फेज चेंज। तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा फेज चेंज, और 90 डिग्री पाई बाई 2 बोल दें या फिर 90 डिग्री। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर आपको पता है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव। तो cos फाइव पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। पावर क्या होगा, ये इस सर्किट में पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि पावर P इक्वल टू होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। जब पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है तो पावर क्या होगी सर्किट की, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 टर्म, फर्स्ट है करंट, सेकंड है पीक करंट, थर्ड में है फेज डिफरेंस, फोर्थ में है पावर फैक्टर और फिफ्थ में है पावर।
और 6 में आपने टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है, टीडी। टीडी इक्वल टू होता है टी अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो आपको पता है फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बाई 4। तो जो इंडक्टिव सर्किट में है, आपसे ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव सर्किट में टाइम डिफरेंस कितना होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में जो टाइम डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हैं वो कितना होता है, तो कितना होता है टी बाई 4। आप इसको बता सकते हैं टी बाई 4 होता है टाइम डिफरेंस। तो ये सब आपने कैलकुलेशन किए हैं। इसका फेजर डायग्राम भी आपको बता दें, फेजर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ये टाइम के साथ में वेरी करेगा। तो करंट अगर आपका लीनियरली वेरी कर रहा है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, लीड बिहाइंड लीड्स टू द करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको ये वोल्टेज दिखा रहे हैं और इसको करंट दिखा रहे हैं आई, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं V और I का रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी पीक वैल्यू, और वोल्टेज हमारा जीरो से नहीं चल रहा, कहां से लेगा, ये पाई बाई 2 एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसका फेजर डायग्राम आपके सामने है, फेजर डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें, उसको भी बता दें आपको, क्योंकि जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होती है, जो रिएक्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं इन इंडक्टिव सर्किट, एक्सल इज इक्वल टू होता है ओमेगा है, क्योंकि एक्सल जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के क्या है प्रोपोर्शनल है, या फ्रीक्वेंसी के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि 2 पाई न्यू ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, लीनियरली वेरी करती है। जिस तरीके से हमारा रिएक्टेंस वेरी करता है इन इंडक्टिव सर्किट, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के अलाउंग ये लीनियरली वेरी करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर, क्या कहते हैं लो पास फिल्टर, इस सर्किट को लो पास फिल्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, ऑप्शन भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे सकते हैं, और आपसे पूछा है लो पास फिल्टर इसमें कौन सा है, तो एल सर्किट जो होता है वो लो पास फिल्टर होता है। तो ये याद रखें, क्योंकि लो पास फिल्टर इसलिए क्योंकि जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है लीनियरली होता है या प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लीनियर वेरी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट लिए तो सर्किट डायग्राम इसका दिया गया, कैपेसिटेंस कनेक्ट है और आपने इसमें अल्टरनेटिंग करंट दिया है एसी, जिसका वोल्टेज कितना है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और टर्मिनल पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितना है VC। ये सर्किट डायग्राम इसका। फेजर डायग्राम में आपको हमने बताया कि करंट आपने एंगल कितना है एक्स एक्सिस से ओमेगा टी, ये करंट आपका लीनियरली चेंज हो रहा है, वोल्टेज इससे क्या है 90 डिग्री लेग बिहाइंड है, मींस पश्चगामी। वोल्टेज क्या होता है, जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें अग्रगामी होता है, वहां पे क्या होता है लीडिंग कंडीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाई विद रिस्पेक्ट टू करंट बाई एंगल पाई बाई 2, और इसमें क्या है वोल्टेज लेग बिहाइंड टू करंट बाई एंगल पाई बाई 2। तो यहां पे करंट की अगर वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रही है लीनियरली, करंट यहां पे, तो वोल्टेज क्या होगा इसका पाई बाई VC जो वोल्टेज हो जाएगा, VC वोल्टेज क्या है ये कैपेसिटिव टर्मिनल का जो कैपेसिटेंस है उसके टर्मिनल का वोल्टेज है VC, तो VC का चेंज जो आएगा वो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो करंट क्या हो जाएगा इसमें, अगर आप करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। उस कंडीशन वोल्टेज क्या होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो वोल्टेज दे रहे हैं। एक और इसका इक्वेशन लिख सकते हैं करंट का, करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज हमारा क्या है लेग बिहाइंड है, इसलिए पश्चगामी के लिए क्या हो जाएगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें फेज चेंज नहीं लाएंगे,
तो फिर -π/2 होगा, तब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर यहां पे फेज चेंज आपने रखा तो वोल्टेज को वही रखेंगे जो आप वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, V = V0। तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपको शो करना है एग्जाम में, जब आएगा तो कोई एक इक्वेशन, या तो आप करंट को दिखाएंगे लीडिंग कंडीशन में, या फिर वोल्टेज को लेग बिहाइंड दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एंगल आपको पता है, फेजर एंगल जो चेंज होता है वो कितना होता है, π/2। इसके बाद पीक करंट, तो पीक करंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए करंट सबसे पहले। इसके बाद पीक करंट, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, पावर, टाइम डिफरेंस, इतनी क्वांटिटी आपको किसी भी सर्किट के लिए अगर कैलकुलेट करना आ रहा है तो आपके इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, जो भी इसकी प्रॉब्लम आएंगे अल्टरनेटिंग करंट में, आपके एक भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकते अगर आपने ये टर्म कैलकुलेट कर लिए, करंट, पीक करंट, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, पावर और टाइम डिफरेंस। ये टर्म आप हर एक के प्योर रेजिस्टेंस, अभी हमने इससे पहले प्योर रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, उसके लिए कैलकुलेट किया। अब ये थर्ड सर्किट हमारा कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पीक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट V0 अपॉन, वैसे क्या होता है जनरल फार्मूला R, लेकिन यहां पे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, XC होता है। कितना होता है, XC। तो XC की जो वैल्यू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, प्रीवियस क्लास में हमने वैल्यू इसकी बताई थी, XC इक्वल टू होती है 1/ωc। वहां पर मैं बताया भी था कि किस तरीके से इसको निकालते हैं, XC इक्वल टू 1/ωc। प्रीवियस क्लास को आप देखेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन आपको मिलेगा, XC इक्वल टू 1/ωc। तो यहां पे हो जाएगा, जब वैल्यू इस XC की यूज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा V0 अपॉन 1/ωc। तो ये ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है ωc। यहां से कैलकुलेट करेंगे, अपॉन में आएगा तो बाहर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ωc ऊपर चला जाएगा। तो ये इसकी करंट की वैल्यू आ गई। अब आप याद रखो कि सी सर्किट में अगर करंट कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो आपको पीक वैल्यू वोल्टेज की पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और कैपेसिटेंस। आप तुरंत पीक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपको फार्मूला नहीं पता आप कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। फेज डिफरेंस क्या है, आपको पता है, जो वोल्टेज होता है वो लेग बिहाइंड टू करंट बाई एंगल, बाई फेज एंगल π/2, क्योंकि जो वोल्टेज होता है पक्षगामी है, इसलिए यहाँ पे π/2 एंगल डिफरेंस कितना है, π/2। तो फेज डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, φ इक्वल टू π/2। तो क्या चीज कॉमन है इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोनों में क्या है, π/2 है। अब आते हैं पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर P इक्वल टू, आपको फार्मूला पता होता है पावर फैक्टर का क्या है, VRMS, बताओ बच्चों, VRMS IRMS cos φ, क्योंकि फाई एंगल π/2 है इसलिए cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पावर फैक्टर यहां पे क्या आ जाएगा, 0, पावर फैक्टर 0। इसके बाद पावर कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी पावर फैक्टर यहां से निकाल लिया। जो पावर फैक्टर यहाँ पे, पावर फैक्टर ये पावर है, पावर फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, cos φ आप निकालेंगे, पावर फैक्टर तो होता है cos φ, सॉरी, तो π/2 हो गया तो ये हो जाएगा 0। अब पावर क्या निकालेंगे, जो भी टर्म आपको बताया था, VRMS IRMS cos φ की वैल्यू 0, पावर क्या हो जाएगी 0। तो इंडक्टिव ये सेम कंडीशन आ रही दोनों, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर और पावर, जो इंडक्टिव सर्किट में निकला वही कैपेसिटिव सर्किट में, दोनों में सेम। π/2 वहां भी चेंज था और पावर फैक्टर cos φ 0 था, वहां पावर भी 0 थी। टाइम डिफरेंस क्या होता फार्मूला, टाइम डिफरेंस इक्वल टू T/2π इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, φ। तो φ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2, तो T/2π इनटू π/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, T/4, टाइम डिफरेंस T/4। तो इस तरीके से आपने इसमें करंट और पीक करंट, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, पावर और टाइम डिफरेंस कंप्लीट किया। ठीक, इसका फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, दोनों के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा इसका,
ये वोल्टेज और करंट, अगर आपने करंट की फेज ये लिया है तो वोल्टेज क्या होता है, इससे लेग बिहाइंड रहता है, तो यहां से स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से इसकी पीक वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज बी और करंट आई। ठीक है, दोनों की आपने क्वेश्चन देखें, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस सर्किट को हाई पास सर्किट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाई पास सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट को आप लो पास सर्किट कहते थे, जो एल सर्किट था और सी सर्किट, इसमें एक्सल था, इसको लिखते थे ओमेगा। क्या लिखते थे, ओमेगा। लेकिन यहां पे एक्सी क्या है, इसको रिएक्टेंस कहते हैं, टू कैपेसिटिव सर्किट रिएक्टेंस, तो इसको लिखते हैं 1/ओमेगा-सी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एक्सल है, एक्सल और ओमेगा के बीच अगर हम प्लॉट निकालते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सल और ओमेगा ये लीनियरली वेरी करते हैं, मींस स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, लीनियर वेरी करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। क्या कहते हैं, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। जब एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरीके के सर्किट का यूज किया जाता है, तो वहां पे आपको लो पास और हाई पास फिल्टर मिलेंगे। तो ये होता है लो पास फिल्टर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के लीनियरली क्या करता है, वेरी करता है। जैसे एक्स ओमेगा इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, उसी टर्म में हमारा एक्सल चेंज होता है, इसलिए इसको लो पास फिल्टर कहते हैं। सेकेंड टर्म है एक्सी। ये एक्सी होता है, ये क्या है, जब ये इंक्रीज होगा तो एक्सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्लॉट आ जाएगा दोनों के बीच में, एक्सी और ओमेगा के बीच, तो ये इस तरीके से कर्व आता है, मींस यहां पे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, जब एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। क्या कहते हैं, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है लो पास हाई पास फिल्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो नीट और जी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे आपको क्या करना है, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को डिफाइन करना है। तो लो पास फिल्टर क्या, क्योंकि ये क्या होता है, रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का क्या कर रहा है, ये इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये हाई पास जो फिल्टरेशन है वो तो ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको हाई पास फिल्टर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिएक्टेंस क्या होता है, वेरी कर रहा है, तो ये लो पास फिल्टर हो जाएगा। तो प्योर एल सर्किट लो पास फिल्टर, प्योर सी सर्किट हाई पास फिल्टर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने जो टर्म कैलकुलेट किए थे, प्योर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव सर्किट था, इंडक्टिव सर्किट, और इसके बाद में कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपने कई अपने वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, वहां पे आपने जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट किए थे। तो ये अब आप जो सर्किट पढ़ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू, आर और एल, रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट को आपने क्या किया, कंबाइन। अभी आपने प्योर रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टर का सर्किट पढ़ा था, तो आप प्योर रेजिस्टेंस और इंडक्टर की अगर आपको कंडीशन आएंगी तभी आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें, उसको लगातार वीडियो को आप देखेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख के उसको छोड़ देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज। टाइम देंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, टाइम नहीं देंगे, 2 मिनट के लिए वीडियो देख लिया आपने और उसको छोड़ दिया तो इस तरीके से आपको नहीं आएगा। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट के लिए आपको आरएल सर्किट ये जो दिया गया है इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट से आर और एल को एक सीरीज में आपने इनको कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें रेजिस्टेंस आर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो वी आर है और इंडक्टर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वी है। ये दो वोल्टेज आपको दिखाए। आपको पता है कि जो इंडक्टर सर्किट होता है, जो पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंडक्टर को भूल जाएंगे,
तो रेजिस्टेंस के सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज क्या होता है, लीडिंग कंडीशन में रहता है विद रिस्पेक्ट टू करंट बाई फेज 90 डिग्री। मींस इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। किसके बीच में, करंट और बीयर के बीच, वोल्टेज के बीच में। तो करंट तो सेम फेज हो गया, वोल्ट और रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो भी सेम फेज में रहेगा, क्योंकि वी इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट वी आई इन सेम फेज, तो सेम फेज में। और बट इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट से जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री क्या है, लीड कंडीशन में रहता है, अग्रगामी होता है 90 डिग्री। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सपोज दैट इसका आप एक ने रिजल्टेंट आपने ले लिया, वोल्टेज का क्या लिया है, रिजल्टेंट, वो कितना है, V। आपको ये ध्यान रखना है इसके बीच एंगल हमने दिया दिखाया फाइव, क्या एंगल है, फाइव, लेकिन टोटल एंगल इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये फेज एंगल हमने आपको दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज यहां पे कैलकुलेट करना है। तो आपको एक आपने फार्मूला पढ़ा था वेक्टर में, तो वेक्टर में रिजल्टेंट का जो फार्मूला आता था वो कितना आता था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा या फाइव, जो भी आपने लिखा हो वहां पे बुक में, कॉस थीटा या फाइव, ये था रिजल्टेंट। तो यहां पे रिजल्टेंट आप निकालेंगे किसके किसके बीच में, वी आर और वी एल के बीच। तो रिजल्टेंट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस 2 VR VL कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। दोनों के बीच एंगल तो लेते थे, यही तो एंगल होता है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 5, वही एंगल आपने लिया, कितना है, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, इतना टर्म हो जाएगा 0। तो ये आपने कैलकुलेशन अप्लाइड वोल्टेज का यहां पे कर दिया, ठीक। तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्योंकि वी आर की वैल्यू कितनी होती है, वी आर इक्वल टू आई आर, ठीक। और वी एल इक्वल टू कितना होता है, आई एक्स एल। वी एल की वैल्यू क्या होती है, आई एक्स एल। तो ये वैल्यू यहां यूज कर लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा v इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, रूट हो जाएगा। ये आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, दोनों को वैल्यू रख देंगे तो यहां पे आ जाएगा, i को b अपॉन आई बन जाएगी, i बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ये फार्मूला याद रखना है। बस आपको इतना भी ध्यान रखना है कि इसको बोलते क्या है, वी आर को क्या लिख देते हैं, आई आर, और वी एल को क्या लिखते हैं, आई एक्स है, ठीक। तो ये कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए कि आया कैसे है। आपको इतना आप लिख देते हो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, इसके आगे भी तो टर्म होते हैं, तो उसको कैसे जीरो किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि फेज दोनों के बीच फेज चेंज कितना है, पाई बाई 2, इसलिए वो टर्म जीरो हो जाता है। तो अधूरा कॉन्सेप्ट लेके ना चले, उसको कंप्लीट करें, तभी आपको समझ में आएगा कि अभी आप बुक में भी इतने ही लिख देते हैं यहां तक, बस काम खत्म। इस इतना टर्म कैसे जीरो हो गया उतना तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगा और एग्जामिनर भी आपकी कॉपी की वैल्यू करेगा। नहीं तो इस तरीके से करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में फिर नंबर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेशन करते हैं, यहां तक हो गया, ये टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको ये हो जाता है रूट का, बस इतना आप याद रखिएगा, इतना टर्म क्या होता है, रूट, ठीक। इसके बाद इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इंपीडेंस होता क्या है, जेड जो आपको कैलकुलेट करना है, ये जेड आपको कैलकुलेट करना है। जेड होता क्या है, जिस तरीके से आप कैपेसिटिव सर्किट में निकालते हैं जेड की वैल्यू, तो वहां पे जेड की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, जेड के लिए जो इंपीडेंस आप निकालेंगे, तो जेड इक्वल टू वहां से आई आर के टर्म में निकालते हैं या वी आर के टर्म में, तो वहां से जेड आपको कैलकुलेट करना है। तो जेड हो जाएगा यहां पे, क्योंकि v इक्वल टू होता है, यही टर्म यूज कर लेंगे, तो जेड आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी आर को लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल को क्या लिख देंगे,
आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आई कॉमन हो जाएगा तो यहां पे आई को नीचे लाएंगे तो बी अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई। तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आपने क्या कैलकुलेट किया है? इम्पीडेंस। इसी को हम लिखते हैं क्या? जेड। इसी को जेड। आई आपने कॉमन किया तो बी अपॉन आई बन गया टर्म, इसी को लिखते हैं इम्पीडेंस जेड। तो यहां इम्पीडेंस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी इस टर्म में? तो जो जेड आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा? जेड इक्वल टू बी अपॉन आई लिखते हैं और इसी को लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस टर्म को और भी लिख सकते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर। ओमेगा को 2 पाई न्यू ऐसे चेंज होता जाएगा, 2 पाई न्यू लिख के उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आती है पीक करंट। पीक करंट क्या निकालेंगे? पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक वैल्यू करंट जो की होती है वो कितनी होती है? आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? पीक वैल्यू आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। वी अपॉन आर होता है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, तो उसके लिए हम इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। आर की जगह क्या रखते हैं? जेड। तो यहां पे हो जाएगा जेड, तो वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की अभी कितनी है? रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये पीक वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है नेक्स्ट में? करंट क्या होगा इस सर्किट में? तो करंट आप जानते हैं, करंट के लिए जो आप साइन वेव निकालते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज क्या है लीडिंग कंडीशन में, तो ये यहां पे हो जाए करंट में क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है 5। 5 जो फेज होता है वो क्या होती है? करंट पक्षगामी होती है, लेग बिहाइंड टू द वोल्टेज बाई फेज एंगल कितना है? 5। तो ये करंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पे फाई आपको कैलकुलेट करना है। फाई कितना हो जाएगा? देखो, अगर हमें tan फाई यहां कैलकुलेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा? ये BL है, यही तो BL है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये BL हो जाएगा, ये BR हो जाएगा। तो यहां से tan फाई अगर हम निकालेंगे, क्योंकि फाई में कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा VL अपॉन VR। ठीक, तो VL कितना है? IXL अपॉन IR। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल को क्या लिखेंगे? ओमेगा एल अपॉन आर। तो फाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ये इसका फेज डिफरेंस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये फेज डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, लीडिंग क्वांटिटी क्या है यहां पे? लीडिंग क्वांटिटी कितनी है? वोल्टेज। लीडिंग क्वांटिटी इन केस ऑफ एलआर सर्किट तो क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज इज द लीडिंग क्वांटिटी। ऑप्शनल में पूछा जाता है इन एलआर सर्किट लीडिंग क्वांटिटी क्या है, तो वो वोल्टेज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या होता है? लीडिंग कंडीशन में रहता है विद रिस्पेक्ट टू करंट बाई एंगल फाई। तो ये आपको जो कैलकुलेशन आपको करना है वो कौन कौन से करना है? अप्लाइड वोल्टेज निकालना है, इंपीडेंस जेड निकालना है, इंपीडेंस V अपॉन आई होता है। आपको क्या करना है? V जब अप्लाइड वोल्टेज निकालेंगे तो इसी में जब वैल्यू रखेंगे VR और IR की, और VR IR की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी। VR इक्वल टू होता है IR, जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। जनरली IR लिखते हैं, लेकिन एक सफिक्स में हमने R दिया है क्योंकि दोनों में डिफरेंस दिखाना है। R सर्किट के लिए वोल्टेज और इंडक्टिव सर्किट के लिए VL क्या होता है? IXL। एक्सएल क्या है? रिएक्टेंस है इन इंडक्टिव सर्किट। तो ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन आई आ जाएगा। तो V अपॉन आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां पे रख देंगे। तो ये इस तरह से आप इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पीक वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे करंट की, तो पीक वैल्यू क्या आ जाएगी? V नॉट अपॉन जेड, क्योंकि V अपॉन आर होता है, तो जेड की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे। और ओमेगा का टर्म आप लिख सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी दी जा रही है तो आप 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। ठीक है,
करंट, क्योंकि ये क्या है, लेग बिहाइंड बाई एंगल फाइव विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस फाइव निकालते हैं, तो फाइव यहां पे दोनों के लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीएल अपॉन वीआर, वीएल को आई एक्सएल अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल, ओमेगा एल अपॉन आर, देन tan फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन आर। तो लीडिंग कंडीशन क्या है, वोल्टेज। तो इस तरह से ये इसका सर्किट डायग्राम और ये फेजर डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट सर्किट है आरसी सर्किट। अभी आपने एलसी सर्किट पढ़ा था, अब ये रजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है। रजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में आपने इसका सर्किट डायग्राम देखा, रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी। रेजिस्टेंस आर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वी आर और कैपेसिटेंस सी का टर्मिनल वोल्टेज वी सी। ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आपने कहा अल्टरनेटिंग करंट दिया। फेजर डायग्राम को समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम में क्या है, क्योंकि जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होता है तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर सेम फेज, वी आर एंड आई बोथ सेम फेज, बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टेज होता है करंट से लेग बिहाइंड बाई एंगल पाई बाई टू। तो यहाँ पे VC होगा वो पाई बाई टू एंगल क्या होगा, लेग बिहाइंड, पक्षगामी होता है करंट से वोल्टेज। तो ये इसका फेजर डायग्राम आप समझ लें। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप एक रिजल्टेंट वोल्टेज ले सकते हैं। कितना है रिजल्टेंट वोल्टेज, इस तरीके से ले लेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है, V, UV रिजल्टेंट वोल्टेज, और इसमें इसके साथ एंगल कितना है, फाइव। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे आप अप्लाइड वोल्टेज निकालना है, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा V स्क्वायर, अभी आपको बताया हमने फार्मूला, R इन वेक्टर, जो वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं वहां पे जो वेक्टर एडिशन में जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टर्म कौन कौन से है इसमें, बी सी और वी आर। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस टू बी आर वी सी कॉस फाइव, फाइव एंगल कितना है, पाई बाई टू। टोटल दोनों के बीच एंगल निकालते हैं, ये एंगल फेजर एंगल, ये ध्यान रखना, बीसी और वीआर के बीच का एंगल देखेंगे वो कितना है, पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगा इतना जीरो, क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा। अब आपको पता है वी आर क्या होता है, वी आर को आप क्या लिख सकते हैं, वी आर इक्वल टू आई आर होता है, जिस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे V इक्वल टू आई आर लिखते हैं तो उसको रेजिस्टेंस सर्किट लिए उसी तरीके से वी आर ले सकते हैं। तो यहां पे वी आर इक्वल टू आई आर, VC, तो VC जहां पे इंडक्टिव सर्किट होता है वहां रिएक्टेंस लगता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं, एक्सी कहते हैं। अब पार्ट वन का जो क्लास है अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे हमने सभी रिएक्टेंस, इंपीडेंस, ठीक है, और सस्टेंस सभी हमने टर्म एक्सप्लेन किए, उनको जरूर देखें आप, पार्ट वन अल्टरनेटिंग करंट। तो उसको आप जब देखेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, VC और VR और VL किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे होगा VC इक्वल टू हो जाएगा IXC, ठीक। अब ये टर्म जब यूज करेंगे यहां पे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो इसको यहां पे लिख सकते हैं V इक्वल अपॉन आई, यहां पे टर्म बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया यहां तक। जब आई यहां पे आएगा उसको अपॉन में लेंगे, इसी को हम जेड लिख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये टर्म आपको ये साफ किए दे रहा है, आपको पता है वी आर इक्वल टू VC इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर,
तो ये इस तरीके से आप इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे पीक करंट आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पीक करंट। तो पीक करंट होता है आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट तो वही रहेगा, पीक वैल्यू है वोल्टेज की, अपॉन जेड कितना हो जाएगा? आपके सामने लिखा हुआ जेड, जेड ये है, कितना है? आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर या एक्सी स्क्वायर। आप शॉर्ट फॉर्म में एक्सी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके नंबर कंप्लीट पूरे मिलेंगे। ये कौन आपका गलत नहीं हो सकता एक्सप्रेशन, तो इतना भी आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। अब करंट कितना हो जाएगा इसमें, इस सर्किट में? क्योंकि यहां पे क्या है, लेग बिहाइंड वोल्टेज है टू करंट, तो करंट यहां पे हो जाएगा लीडिंग कंडीशन में, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कितना लीडिंग कंडीशन में? 5 प्लस 5। वहां पे इंडक्टिव सर्किट जब आरएल सर्किट था वहां -5 था। ठीक, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? tan phi कैलकुलेट करना है। तो tan phi क्या हो जाएगा? फिर से वही यहां पे लेंगे, ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर है, तो जो BC यहां पे होगा, ये वैल्यू BC की है, तो वही BC यहां पे भी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस, तो BC अपॉन BR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन BR। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पे? IXC, BR क्या होगा? IR, कैंसिल हो जाएंगे टर्म। IXC को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर, 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो इस जगह पे आपको फाई जो मिलेगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ये आपको क्या मिला है? ये इसका फेज डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया। अब आपको पावर फैक्टर भी निकालना, तो पावर फैक्टर आप जानते हैं, पावर फैक्टर होता है क्या? cos फाई। क्या होता है? cos फाई। तो cos फाई आपको कैलकुलेट करना है। तो cos फाई के लिए cos फाई होता क्या है? बेस अपॉन, यहां पे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो यहां इसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा रूट VR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा, पावर फैक्टर है, ये क्या है? पावर फैक्टर। इसको ध्यान से देखें, यहां पे पावर जो हमने फेज डिफरेंस निकाला था, ठीक है, और ये पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? VR अपॉन कितनी वैल्यू दी गई, इसका हाइपोटेनस कितना है? VR स्क्वायर, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, प्लस BC स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू आप यूज कर लेंगे। VR को क्या लिखते हैं? IR। cos फाई का टर्म हम यहां कैलकुलेट किए दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। cos फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखो VR की वैल्यू क्या है? IR अपॉन, इससे I कॉमन हो जाएगा, क्योंकि I स्क्वायर R स्क्वायर और I स्क्वायर XC स्क्वायर, तो I कॉमन होगा तो बाहर I आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर I हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I से I कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा R अपॉन रूट R स्क्वायर, XC को लिख देंगे 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। तो फाई एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। ये क्या निकाला आपने? पावर फैक्टर। ये इसका पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट किया, पावर फैक्टर है 5। तो लीडिंग क्वांटिटी क्या है इन केस ऑफ RC सर्किट? करंट। लीडिंग क्वांटिटी क्या है?
करंट आपको याद रखना पड़ेगा ये। इन केस ऑफ एलसी सर्किट, सीआर सर्किट, जो हमने आरएल सर्किट लिया था, एलआर सर्किट में लीडिंग क्वांटिटी थी वोल्टेज, बट इन केस ऑफ आरसी सर्किट लीडिंग क्वांटिटी करंट। एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं फिर से। अप्लाइड वोल्टेज क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज वीसी और वीआर का रिजल्टेंट आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ π/2 एंगल है दोनों के बीच में, तो ये cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो V इक्वल टू आ जाएगा VR² प्लस VC²। ठीक है, अब आपने क्या किया, VR और VC की वैल्यू पुट कर ली। VR इक्वल टू IR और VC इक्वल टू IXC। I कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो I बचेगा, क्योंकि I² होगा। तो V अपॉन I, ये इंपीडेंस Z आपने कैलकुलेट कर लिया। इंपीडेंस का Z कैलकुलेट करने के बाद में आपने क्या किया, XC की वैल्यू यहां यूज कर ली। XC इक्वल टू होता है 1/ωc, क्योंकि XC जो होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है। ठीक, तो एक्सपोनेंशियली वैरी करता है, तो यहाँ पे XC इक्वल टू हो जाएगा 1/ωc का स्क्वायर। इसके बाद पीक वैल्यू जो आपने करंट की कैलकुलेट किया, I0 इक्वल टू V0 अपॉन इंपीडेंस Z। इंपीडेंस Z से आपने डिवाइड किया, क्योंकि V अपॉन R होता है, तो इंपीडेंस Z की वैल्यू आप यूज कर देंगे, तो ये पीक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टर्म आप जरूर नोट करते रहे कि अप्लाइड वोल्टेज इन केस ऑफ आरसी सर्किट आप क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, ये टर्म आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अप्लाइड वोल्टेज, इंपीडेंस, पीक वैल्यू, करंट क्या है, क्योंकि लीडिंग कंडीशन में है वोल्टेज से, तो फाई हो जाएगा +5। फेज डिफरेंस tan फाई कैलकुलेट किया, tan फाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फाई से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई सबकी वैल्यू रख देंगे, VC को IXC, VR को IR। इसके बाद में आ जाएंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको पता है cos फाई आप कैलकुलेट करते हैं, तो पावर फैक्टर cos फाई होता है। तो अगर यहाँ पे फाई एंगल पूछा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो cos फाई आपको केवल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, cos फाई कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका पावर फैक्टर है। लीडिंग क्वांटिटी क्या है, करंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम से मिल जाए। ठीक है, और कमेंट में जरूर इसकी प्रॉब्लम जो आपको हो तो कमेंट करें, और जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है उनको कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, जिससे हम सलूशन आपको दे सकें टाइम से। थैंक यू।